to Dramas Updates 2.0. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुर्लुस उस्मान सीजन 6 की एपिसोड 167 के पार्ट 3 में आप लोगों को खुश आमदीद। जैसा कि पार्ट 2 के एंड में आप लोगों ने देखा था कि वजीर साहब उस्मान साहब के पास आता है और वो अमानतें लेकर चला जाता है। बुरसा में लुक्का सिसिलिया की लाश को उस्मान साहब के पास ले जाने की तैयारियां कर रहा होता है और उसके आने से पहले अलोफेरा खातून उस लाश के पास जाती है और उसके अंदर एक चिट्ठी छुपा देती है। जैसे ही अलोफेरा लाश पर कपड़ा डालने लगती है तो अल कादियोस वहाँ पर आ जाता है और अलोफेरा से पूछता है, तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रही हो? अलोफेरा कहती है, ये जैसी भी थी लेकिन काफी अरसे से इसने मेरी खिदमत की थी, बस मैं इसे खैर आबाद कहने आई थी। अल कादियोस कहता है, मैं नहीं चाहता इसकी वजह से हमारी शादी पर असर पड़े, बस तुम इससे दूर रहो। यह कहते हुए वो अलोफेरा को छूने लगता है तो अलोफेरा उसका हाथ पकड़कर पीछे कर देती है और कहती है, मुझको आज के बाद दोबारा नहीं छूना, और साथ में यह कहती है कि तुझसे शादी करने से मरना पसंद करूंगी। यह कहने के बाद अलोफेरा खातून वहाँ से चली जाती है। अल कादियोस उसको देखकर हंसता है, फिर कहता है, हमारी एक तूफानी मोहब्बत होगी। फिर इसी लम्हे में वहाँ पर लुकास भी आ जाता है। लुकास कहता है, हम जा रहे हैं उस्मान साहब के पास लाश को लेकर, पहले कराची साहब के पास अपना इंतकाम हायल करेंगे। यह कहने के बाद वो घोड़े पर सवार हो जाता है। फिर कई कबीले में बाला खातून खवातीन के साथ मशक करते दिखाई देती है और साथ में ये भी कहती है, तुम्हारी नजर दुश्मन की तलवार के अलावा उनके हाथ पाँव पर भी होनी चाहिए। उस्मान साहब भी बाला खातून की तरफ आ रहे होते हैं। फिर बाला खातून खवातीन को कहती है कि दुश्मन जिस कदर अपना पाँव दिखाएगा वहाँ पर उसकी चाल होगी। यह सुनकर उस्मान साहब कहता है, तुम ऐसे दुश्मन से कैसे महफूज रहोगे जब आपको नजर ही नहीं आएगा? बाला खातून कहती है, उसको देखना जरूरी नहीं होता बल्कि दिल और आंख से उसको परखना जरूरी होता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम अपनी पोती का दुख तलवार से निकाल रही हो और हमने काफी अरसे तक मशक नहीं की, चलो आओ मशक करते हैं। बाला खातून उस्मान साहब का वार रोकते हुए कहती है कि आपने मुझे याद दिलाकर अच्छा किया। फिर उसके बाद बाला खातून उस्मान साहब के ऊपर एक दो और वार करती है। उस्मान साहब आखिर एक वार को रोक कर खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद उस्मान साहब देखता है कि बेगम खातून और उसका भाई यूसुफ आ रहे होते हैं। उन दोनों की हालत देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि बेगम खातून आपने ये क्या हाल बना रखा है? फिर बेगम खातून कहती है कि उस्मान साहब कारा दिन किला बरूद से जल गया। उस्मान साहब गुस्से से पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये किसने किया? यूसुफ कहता है, काफिरों ने हजूर, ऐसा लगता है कि वो किसी सुरंग में बरूद को बिछा कर छुपे हुए थे और वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने इसको जला दिया। उस्मान साहब बेगम खातून को कहता है, आपको जरा याद है कि मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि सुबह अपने सिपाही लेकर कारा दिन किले में जाओ और वहाँ पर हिफाजती इक़दामात करो, क्या मैंने आपको नहीं कहा था? फिर बाला खातून कहती है, ये कबीले में रुक कर अजाल खातून का तमाशा देखना चाहती थी। उस्मान साहब कहता है, फिर आप अपनी सजा का इंतजार करें। यह कहने के बाद उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, उसके बाद जंगल में कराची साहब और लुकास को एक साथ दिखाया जाता है। कराची साहब के सिपाही नहर के ऊपर से एक पुल तमीर कर रहे होते हैं। लुकास कहता है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया तुम यहाँ पर मुझे क्यों मिलना चाहते थे? कराची कहता है, क्या आपको पता है कि अमानतें उस्मान ने ले ली हैं और मुझे अमानतें ना मिलने पर मैं आपसे सजा के तौर पर ये पुल हासिल करूंगा। लुकास कहता है, सिर्फ ये पुल बस और कुछ नहीं? आप पहले से ही दरियाओं और समुद्रों के ऊपर कब्जा जमाए हुए हो और अब मेरी सरजमीन के ऊपर से पुल चाहते हो? लुकास कहता है, तुम पुल की बात करते हो, मैं आपको जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। कराची कहता है, बस नहर के दो किनारों को आपस में मिलाने के लिए मुझको ये पुल चाहिए। पुल के नीचे भाई संगूर उनकी तमाम बातें सुन रहा होता है। मैं मानता हूँ कि समुद्री काम मैं संभालता हूँ मगर जमीनी काम उस्मान साहब संभालते हैं और उस्मान साहब के ताजर इस पुल से गुजरेंगे। लुकास कहता है, तुम चाहते हो कि वो ताजर उस्मान साहब की सरजमीन छोड़कर आपकी पुल से गुजरें? कराची कहता है, इस तरह से उस्मान के खजाने में कमी आएगी और मेरा खजाना दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और हम दोनों मिलकर उस्मान साहब को शिकस्त दे सकते हैं। लुकास कहता है, यह काफी लंबे अरसे का मुआहदा होगा। यह कहने के बाद लुकास मुआहदे का हाथ आगे बढ़ाता है। कराची साहब कहता है कि उस्मान को खत्म करने के बाद यह मत भूलना, हम एक दूसरे के फिर से दुश्मन बन जाएंगे और कल सामान देने के लिए हमें एक शख्स आएगा जिस पर मुझे पूरा भरोसा है और वो यहाँ पर आएगा और इस पुल से गुजरेगा। उसका नाम अल कादियोस है और मैं उसकी शादी अलोफेरा से कराने जा रहा हूँ और आपको मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाना चाहूंगा। नाज़रीन, उसके बाद कई कबीले में उस्मान साहब खवातीन और सरदारान के साथ मौजूद होते हैं और बेगम खातून से मुखातिब होकर कहते हैं, मैंने आपके ऊपर एतबार किया था और खून पसीने से हमने वो किला हासिल किया था और जिसकी निगरानी मैंने आपको सौंप दी थी। ये सुनने के बाद बेगम खातून कहती है, मुझे माफ कर दे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहता है, नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। बाला खातून कहती है, कुफार ने हमारे किलों को तबाह कर दिया और वो हमसे हमला करने का इरादा रखते हैं। बेगम खातून को उस्मान साहब कहता है, आपसे कारादिन किले की हुक्मरानी छीनी जाती है और यही तुम्हारी सजा है। धमाका होने वाला किले में जितना भी नुकसान हुआ है आप वो सबको समेटोगी और 1 साल तक कारादिन किले का जितना भी मसूल जमा होगा वहाँ से आपको एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। उसके बाद
آپ کو اختیار واپس دیا جائے گا۔ فی الحال اس قلعے کی نگرانی بیہان بے اور گنجر صاحب کو دی جاتی ہے۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہے جیسا آپ کا حکم عثمان صاحب۔ اس کے بعد بیگم خاتون اور سردار گنجر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر یوسف جیسے اپنے خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو بیگم خاتون اندر آ جاتی ہے اور غصے سے چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگتی ہے۔ یہ سن کر یوسف اپنی بہن سے پوچھنے لگتا ہے کہ بہن کیا ہوا؟ بیگم خاتون چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ عثمان صاحب سب سربراہان کے سامنے میری توہین کی اور قلعے کی نگرانی مجھ سے چھین کر بیہان اور گنجر صاحب کو دے دی ہے۔ پھر غصے سے یوسف کو پکڑ کر کہتی ہے کہ ہماری یہ آخری غلطی ہے، اس کے علاوہ ہم اور غلطی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یوسف کہتا ہے کہ ازال خاتون بالکل بے قصور ہے۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہے بس نہیں تو نہیں۔ یوسف کہتا ہے کہ بہن اس کا کیا مطلب ہے؟ یوسف کہتا ہے کیا ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ ازال خاتون بے قصور ہے اور ہماری ہر غلطی بیہان صاحب کا راستہ صاف کر دے گی؟ بیگم خاتون کہتی ہے کیا آپ نہیں جانتے اس کے اوپر الزام لگانے والی میں ہوں اور میری ساکھ عثمان صاحب کی نظر میں پہلے ہی خراب ہے، اگر انہوں نے یہ سن لیا تو میری ساکھ مزید بگڑ جائے گی۔ ہمارا ایسا کرنے سے بیہان اور ازال یہ قلعہ حاصل کر لیں گے۔ یوسف کہتا ہے آپ کو تو پتہ ہے عثمان صاحب اسے کیا سزا دیں گے، وہ مرنے والی ہے اور میں ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اسے نہیں مرنے دوں گا۔ جیسے ہی وہ خیمے سے باہر جانے لگتا ہے تو بیگم خاتون اس کے بازو سے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے یوسف تمہارا ایسا کرنے سے ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یوسف اس کی بات کو نہیں سنتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون کو کہتا ہے تم میری طرف ایسے نہیں دیکھو۔ بالا خاتون کہتی ہے کیا میں آپ کو نہیں روکا تھا عثمان صاحب کے اس قلعے کی حکمرانی اس خاتون کو نہ دو؟ اس کی غلطی کے باوجود بھی آپ نے اسے کوئی سزا نہیں دی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بالا خاتون پھر کہتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا وہ ہمارے ساتھ بہت سارے تعلقات جوڑنا چاہتی ہے؟ عثمان صاحب کہتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے بے حد لگتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بیت سنگور خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب میں آپ کے حکم کے مطابق کرش صاحب کا سایہ بن گیا ہوں اور میں نے اس کے ہر قدم کے اوپر جاسوسی کیا اور میرے پاس بہت اہم خبریں ہیں حضور۔ اس لمحے میں لوکاس سسلیا کی لاش لے کر قبیلے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ قبیلے والے لوکاس کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور کچھ سپاہی لوکاس کو وہاں پر روک دیتے ہیں اور ایک سپاہی عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ باہر لوکاس ایک چھکڑا لے کر آیا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اشارہ ملتا ہی سپاہی لوکاس سے ہتھیار لے لیتے ہیں۔ ہتھیار دینے کے بعد لوکاس عثمان صاحب کے پاس چلا جاتا ہے۔ ادھر یوسف آگے اور بیگم خاتون اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ بیگم خاتون یوسف کو بہت روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یوسف کہتا ہے میں عثمان صاحب کو سچ بتانے جا رہا ہوں، میرا ضمیر مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ بیگم خاتون کہتی ہے ایسا مت کرو یوسف، تمہارا ایسا کرنے سے ہم مزید مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ پھر دونوں آگے دیکھتے ہیں تو لوکاس سامنے ہوتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتا ہے کیا بات ہے لوکاس، اتنی اہم بات ہے کہ آپ یہاں خود آ گئے ہیں اور اس بیل گاڑی میں کیا ہے؟ لوکاس کہتا ہے آپ میرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے عثمان صاحب۔ ناظرین اس کے ساتھ ہماری قسط اختتام پر پہنچتی ہے۔ اگلی قسط اردو ڈبنگ میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔